तो बच्चों, अपने स्क्रीन पर आप इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक देख पा रहे हैं। यानी बच्चों, कक्षा 9वीं में यानी स्टैंडर्ड 9th में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। और बच्चों, आज का पाठ है आर्थिक विकास पार्ट 2 यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आर्थिक विकास की बात करें, पार्ट 1 में हमने देखा था कि भारत ने किस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वीकार की। बच्चों, देश की आज़ादी के बाद देश को विकास देना था, तो बच्चों हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि भारत ने किस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। बच्चों, इसके बाद हमने पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पढ़ा था, जो 5 ईयर प्लान्स बनाई गई, 5-5 साल की योजनाएं बनाई गई थी। बच्चों, हमने पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में देखा, छठी पंचवर्षीय, 7वीं। इसके बाद बच्चों हमने देखा था बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में भी हमने देखा था राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि और किस तरह से जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो चलिए बच्चों, हमने 20 सूत्री कार्यक्रम, जिस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को भी हमने उसकी चर्चा की थी। तो चलिए बच्चों, उसी संदर्भ में आज हम आगे बढ़ेंगे। विकास यानी आर्थिक विकास पार्ट 2, तो इकोनॉमिक डेवलप पार्ट 2 आज अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्रम की अगर बात करेंगे, हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे आर्थिक विकास के क्रम में। तो श्रमिकों की समस्या, इश्यूज ऑफ वर्कर्स की हम बात करेंगे। यानी बच्चों, बात करें तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1851 को कावसजी डावर ने शुरू की थी। तो ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है मुंबई में पहली कपड़ा मिल, राइट। तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1851 को कावसजी डावर ने शुरू की थी। तो बच्चों, हम जो इश्यूज ऑफ वर्कर्स की बात करेंगे, तो चलिए, मिल की स्थापना हो गई, मिल की शुरुआत हो गई 11 जुलाई 1851, राइट। तो बच्चों, यहाँ पर शुरू हो गई श्रमिकों की समस्याएं भी साथ में शुरू हो गई। तो स्क्रीन पर आप कपड़ा मिल देख पा रहे हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, इसके बाद धीरे धीरे दादर, परेल, भाईखला, सिवड़ी, प्रभादेवी और वर्ली में कपड़ा मिलें खुल गई। और बच्चों, यह क्षेत्र गिरड़ गांव के रूप में पहचाना जाने लगा। बच्चों, इसी क्रम की बात करें कि 80 के दशक में श्रमिकों में असंतोष का निर्माण हुआ। तो बच्चों, स्क्रीन पर देख सकते हैं जो असंतोष का कारण था स्टूडेंट्स, हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये असंतोष जो फैला उसके कारण। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कारखानों में जो श्रमिक थे वो काम करना बंद कर दिए। यानी 80 के दशक की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इसके लिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि उद्योगों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो रही थी, उन्हें बोनस की अधिक राशि मिल रही थी। लेकिन बच्चों, दूसरे क्षेत्रों की बात करें, ऐसी स्थिति थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। बच्चों, कपड़ा मिल श्रमिकों की तुलना में उन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त हो रही थी, तो ऐसी स्थिति बन रही थी। लेकिन बच्चों, देखिए, स्क्रीन पर हम बात कर रहे हैं कि जो 80 के दशक में श्रमिकों में असंतोष की भावना का निर्माण हुआ, जिसका परिणाम स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। इस बच्चों, 1981 की दिवाली में श्रमिकों को अपेक्षा थी कि उन्हें 20% बोनस मिलेगा। लेकिन बच्चों, इस तरह से श्रमिकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ कर रहा था। इस संघ ने श्रमिक वर्ग को विश्वास में न लेकर मालिकों के साथ बातचीत की और 8 से 17% बोनस को लेकर समझौता कर लिया। बच्चों, यही थी चिनगारी, जिसके कारण असंतोष का निर्माण हो गया। और बच्चों, कुछ श्रमिक डॉक्टर दत्ता सामंत से मिले। उन्होंने डॉक्टर सामंत से नेतृत्व स्वीकारने का निवेदन किया। 65 मिलों के श्रमिक इकट्ठे आए और बच्चों, इसके बाद संघर्ष शुरू हो गया और इसके बाद दत्ता सामंत हड़ताल का नेतृत्व करने लगे। 18 जनवरी 1982 में मुंबई में 2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। तो बच्चों,
देखिए क्या स्थिति बनी थी 1982 18 जनवरी 1982 को मुंबई में 2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। तो स्थिति कितनी भयानक थी यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों। तो चलिए स्क्रीन पर आगे हम देखने का प्रयास करेंगे कि बच्चों इसके बाद क्या हुआ। गिरण गांव की मशीनों की ठक ठक रुक गई, मानो मुंबई का हृदय ही पूरा बंद हो गया। बच्चों तत्कालीन मुख्यमंत्री अंतुले ने इस समस्या का हल निकालने के लिए त्रिदल समिति का गठन किया। इस बच्चों तो इस समस्या का हल निकालने के लिए जो प्रयास करना था बच्चों, AR अंतुले, उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए त्रिदलीय समिति का गठन किया। इस बच्चों आगे चलकर बाबा साहेब भोसले मुख्यमंत्री बने और उनकी भूमिका थी कि कानूनी तौर पर जो सवाल थे वो केवल राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के ही साथ बातचीत करेगी। दत्ता सामंत बच्चों इसी क्रम में दत्ता सामंत ने यह कानून रद्द करने की मांग की। बच्चों हड़ताल के प्रारंभिक समय में मजदूरों को उनके गांव से सहायता मिलने लगी थी। बच्चों शुरू में आप देख सकते हैं कि जब हड़ताल प्रारंभ हुई तो मजदूरों को उनके गांव से सहायता मिलने लगी। प्रारंभ में वे एक दूसरे को सहायता दे रहे थे। प्रारंभ में वे एक दूसरे को सहयोग देना मजदूरों को कठिन प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन बच्चों आगे समय चलते परिस्थितियां बदलने लगी। विभागों के अनुसार समितियां बनाकर उन्होंने अनाज और सहायता राशि का वितरण भी किया। वाम दलों ने हड़ताल को समर्थन दिया, लेकिन हड़ताल जैसे जैसे खींची जाने लगी यानी आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे मजदूरों में फूट पैदा होने लगी और हड़ताल को 6 महीने पूर्ण हुए। केंद्र सरकार ने हड़ताल को पूरी तरह उपेक्षित किया। मजदूरों ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया और सितंबर 1982 में 1.5 लाख मजदूरों का जुलूस महाराष्ट्र विधान सभा पर गया, परंतु विफलता ही हाथ लगी। हड़ताल को 1 वर्ष पूरा हुआ। बच्चों हम बात कर रहे हैं हड़ताल की। तो बच्चों इस तरह से यह पहली हड़ताल थी जो लंबे समय तक चली और बच्चों 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। तो बच्चों कपड़े की तुलना में पॉलिस्टर को महत्व प्राप्त हुआ। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं परिणाम क्या हुआ। पहले से ही मिल की जो कपड़ा की बिक्री पर प्रतिकूल परिणाम होने लगा, क्योंकि बच्चों जो कपड़े की तुलना में पॉलिस्टर आ गया और पॉलिस्टर को अधिक महत्व प्राप्त हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ बच्चों? उसका परिणाम क्या हुआ कि कपड़ा बिक्री पर प्रतिकूल परिणाम शुरू हो गया। और बच्चों यही कारण था कि कपड़ा मिले मुंबई से सूरत अर्थात गुजरात यानी महाराष्ट्र से अब धीरे धीरे कपड़ा की मिलें स्थानांतरित होने लगी और महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात की ओर जाने लगी। राइट। तो बच्चों देखिए सूरत की ओर, यानी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सूरत। तो कपड़ा मिलें मुंबई से गुजरात में स्थलांतरित हो गई। तो बच्चों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो स्थिति बनी और बच्चों केंद्र सरकार ने 13 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया। इस समस्या को हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया, परंतु इसमें भी सफलता नहीं मिली। बच्चों हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, नई आर्थिक नीति की। तो क्या है ये नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हम समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में वर्ष 1991 बच्चों जो 90 के दशक की बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 1991 की हम बात करें बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और अगर इस दौरान हम बात करें कि यहाँ से शुरू होती है, अगर भारत की नई आर्थिक नीति की बात करें तो 1990 का दशक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 10वें लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। 10वें लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। और बच्चों उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट बनी हुई थी। यानी भारत की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही विकट बनी हुई थी। तो देखिए रुपये का तेजी से अवमूल्यन हो रहा था और रुपया लगातार लुढ़कता चला जा रहा था।
अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो रुपया बहुत तेजी से गिर रहा था, यानी भारत की स्थिति बहुत ही विकट बनी हुई थी और भारत की स्थिति को संभालना जरूरी था। तो 90 दशक की हम बात करें बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव से पहले पूर्व जो चंद्रशेखर की सरकार थी, और इस सरकार के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर 17% थी। तो बच्चों यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट आप देख सकते हैं, मुद्रास्फीति की जो दर है वो बहुत बढ़ गई थी, 17% इन्फ्लेशन रेट हो गया था, जो कि देश के हित में बिल्कुल नहीं था। तो इस तरह से आर्थिक सुधार बहुत जरूरी था और बच्चों इसके लिए प्रयासों की जरूरत थी, और आर्थिक वृद्धि की जो दर थी वो 1.1 ये 1.1% से घट गई थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं भारत की जो आर्थिक वृद्धि थी उस पर भी तेजी से कह सकते हैं नुकसान हुआ। तो इसके लिए उपायों की जरूरत थी, तो रेमेडीज की जरूरत थी, उपाय योजना की जरूरत थी भारत की जो आर्थिक गति है उसको बढ़ाने के लिए। तो चलिए बच्चों, इस स्थिति से उबरने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया। राइट, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों तत्कालीन प्रधानमंत्री यस पीवी नरसिम्हा राव। बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं यस मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया। तो यहाँ बच्चों समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को जो है आगे बढ़ाया जाए, और इसके लिए प्रयास जरूरी था, और आखिर में ये प्रयास पीवी नरसिम्हा राव के जो है द्वारा, यानी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रयास किए गए उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं, उपाय योजना की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात देखें कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हम बात करें बच्चों, स्थिति ऐसी बनी थी कि केंद्र और राज्य सरकारों के एकत्रित अंतर्गत ऋण का जो सकल आय से अनुपात लगभग 55% हो गया था। बच्चों 1980-81 में विदेशी ऋण 2350 करोड़ डॉलर तक बढ़ गया था। अब यह ऋण 90-91 में 8380 करोड़ डॉलर तक बढ़ गया था। इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 100 करोड़ डॉलर था। तो बच्चों आप सोचिए, भारत का जो विदेशी भंडार था केवल 100 करोड़ डॉलर था। राइट, और ऐसी स्थिति में बच्चों इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किया गया था, और तेल के दाम भी जो बढ़ गए थे। तो भारत के लिए एक विदेशी ऋण खड़ा करना कठिन हो गया था। अनिवासी भारतीयों ने भी विदेशी मुद्रा में किया हुआ अपना निवेश निकालना शुरू कर दिया था। तो बच्चों भारत की स्थिति बहुत ही विकट थी। ऐसे में उपाय योजना की जरूरत थी, रेमेडीज की थी, और यहाँ पर परिवर्तन की जरूरत थी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हम आगे देखेंगे कि आखिर में क्या क्या उपाय योजनाएं की गई। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें सुधार की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने त्रुटि सुधार उपाय योजना जिसे करेक्टिव मेजर्स बच्चों बनाई, स्थितियों में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। उन्होंने विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटा दिया। तो सबसे पहले बच्चों जो भारत का विदेशी निवेश था, जो फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट करते थे बच्चों, उस पे से जो प्रतिबंध था उस प्रतिबंध को हटा दिया, और इसलिए अब जो है वो फॉरेनर यानी जो विदेशी निवेश था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, वो तेजी से बढ़ने लगा। तो बच्चों इस तरह से उद्योग में प्रचलित अनुज्ञप्त प्रणाली जिसे लाइसेंस सिस्टम कहते हैं बच्चों, ये उसमें काफ़ी ढील दी गई और केवल 18 उद्योगों तक सीमित रखा गया। राइट, इस तरीके से जो परिवर्तन थे, उद्योग क्षेत्र में प्रचलित अनुज्ञप्त प्रणाली थी उसमें केवल 18 उद्योगों तक ही उसे सीमित कर दिया गया। बच्चों सार्वजनिक उद्योगों के क्षेत्र में जो लाभ घटता जा रहा था और श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही थी, इसे ध्यान में रख करके बच्चों सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र निजी उद्योग क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। शेयर बाजार पर नियंत्रण लाने के लिए 1992 में हम देखेंगे कि किस तरह से जो प्रयास किया गया उसकी बात करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग जो है निजी क्षेत्र उद्योग के लिए खोल दिए गए क्योंकि लगातार घाटा हो रहा था। राइट, तो हम जो बात कर रहे थे ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ये 1992 में सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका गठन किया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है संगणकीकरण अर्थात उस कंप्यूटरकरण कह सकते हैं, संगणकीकरण।
तो बच्चों उसे कंप्यूटरीकृत किया गया, मंदी के संकट को दूर करने को वरीयता दी जाने लगी। इस तरह से सुधारों की अगर बात करें बच्चों, रेमेडीज की बात करें, उपाय योजनाओं की बात करें, तो तेजी से कार्य किया जाने लगा। तो बच्चों फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। यस, अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। जो अर्थव्यवस्था तेजी से लुढ़क रही थी, अब उसमें से विदेशी निवेशक भी आए और अर्थव्यवस्था ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने प्रथम वित्त मंत्री के पद के कार्यकाल में भारत के विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा जो अपना सोना था बच्चों, जो स्वर्ण था, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया था, उस सोने को, उस गोल्ड को लाना जरूरी था और इसके लिए वो प्रयास करके लाया भी गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों अगर बात करें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, यस, तो चलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। WTO यानी बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भारत ने वर्ष 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य स्वीकार किया। यस, 1995 में भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्यत्व स्वीकार किया। यस, ध्यान रखिए 1995 WTO। तो इस तरह से भारत ने 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य जो था वो स्वीकार किया। यस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसका लोगो है दाहिनी ओर स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं। तो बच्चों इसका उद्देश्य था कि अलग अलग देशों के बीच चलने वाले व्यापार को मुक्त, बंधन रहित बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार में बाधा बनने वाले और भेदभाव उत्पन्न करने वाले कानून और नियमों, बंधनों को, नीतियों को समाप्त कर देना। इस तरह से वैश्विक व्यापार का विधिवत बहुपक्षीय व्यवस्था द्वारा नियमन करना। राइट, तो आगे हम देखने का प्रयास करेंगे बच्चों। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात कर रहे हैं तो बच्चों WTO के अस्तित्व में आने के पूर्व गैट, यस बच्चों ध्यान रखिए, WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व में आने के पूर्व गैट अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT, बहुत चर्चित नाम है। यस, ये अस्तित्व में था बच्चों, ध्यान रखिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो GATT अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है। GATT का फुल फॉर्म, G से जनरल, A से एग्रीमेंट ऑन और T से टैरिफ्स एंड और T से ट्रेड, GATT। राइट, ध्यान रखिए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इस तरह से जो GATT अर्थात जो गैट का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिए पूछा जा सकता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। राइट, हम बात कर रहे थे, यस, WTO की हम बात कर रहे थे। तो इस तरह से बच्चों विश्व व्यापार संगठन के नियम, प्रावधान, अनुदान, आयात निर्यात, विदेशी निवेश, संरक्षित क्षेत्र, कृषि, तकनीकी, विज्ञान और सेवाओं की अगर बात करें इससे संबंधित है। और भारत के सदस्य बनने के बाद बिजली, जल, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की बड़ी शीघ्रता से इसमें व्यापारीकरण हुआ। और इस तरह से बच्चों विश्व व्यापार संगठन के चलते हुए अगर भारत की बात करें, भारत ने आगे चल करके दक्षिण एशियाई व्यापार प्रधानता अनुबंध, साउथ एशिया यस प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, जिसे SAPTA, यस उस पर हस्ताक्षर किए। और इस तरह से भारत ने सार्क देशों के साथ विभिन्न वस्तुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, आयात शुल्क में छूट दी, भारत के बीमा क्षेत्र निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिए। इस तरह से बच्चों भारत जो है अगर वैश्वीकरण के दौड़ की बात करें तो उस क्षेत्र में भारत जो है तेजी से आगे बढ़ने लगा। राइट, तो चलिए बच्चों अब हम अभ्यास कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्क्रीन पर आपके पास बच्चों यस उचित विकल्प चुनना है। जैसे 1 जुलाई 1975 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा टेस्ट ने किसने की? राइट, तो बच्चों यस 20 सूत्रीय कार्यक्रम की चर्चा हमने शुरू में ही की थी। तो 4 विकल्प आपके पास हैं, पंडित नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा विकल्प है इंदिरा गांधी, चौथा विकल्प है PV नरसिम्हा राव।
राइट बच्चों, याद कीजिए 1 जुलाई 1975 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा घोषित किया गया था। ये 4 विकल्प आपके पास हैं, तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री 1 जुलाई 1975 इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया था। तो चलिए बच्चों याद रखिए इसे, आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। चलिए 19 जुलाई 1969 को डैश डैश बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बच्चों 19 जुलाई 1969 को, यस, तो चलिए बच्चों अब आपके पास विकल्प आते हैं, 4 विकल्प हैं। 19 जुलाई 1969 को यस कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14, 24, 34 या 44। यस बच्चों याद कीजिए, 19 जुलाई 1969 को यस कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14, 24, 34 या 44। यस, तो चलिए याद कर लीजिए, चलिए उत्तर मिला लीजिए अपना। तो यस, तो 14, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों निम्न में से अर्थात निम्नलिखित में से असंगत जोड़ी पहचानना है और उसे लिखना है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें असंगत पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए, कावस जी डावर इस्पात का कारखाना, डॉक्टर दत्ता सामंत मिल मजदूरों का नेतृत्व, नाम लोखंडे मिल मजदूरों की छुट्टी, नारायण सुर्वे कविताओं द्वारा श्रमिकों का जीवन दर्शन। तो बच्चों याद कीजिए, इसमें 4 जो दिए हैं बाईं ओर और 4 उनके सामने दिया हुआ है। यस, तो इनका संबंध, जैसे कावस जी डावर इस्पात का कारखाना, मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा होगा। डॉक्टर दत्ता सामंत मिल मजदूरों का नेतृत्व, नाम लोखंडे मिल मजदूरों की छुट्टी और नारायण सुर्वे कविताओं द्वारा श्रमिकों का जीवन दर्शन। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। यस, बहुत ही आसानी से आपने उत्तर खोज लिया होगा। यस, तो चलिए मिलाइए अपना उत्तर, यही है। चलिए स्टार का निशान जहाँ लगा है यही असंगत जोड़ी है, यानी कावस जी डावर इस्पात का कारखाना बच्चों ये असत्य है। यस, बाकी सब जो है वो संगत है, यही असंगत है। राइट, तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, इस्पात का कारखाना नहीं, बस बच्चों आपको याद आया होगा कि कावस जी डावर जिन्होंने कपड़े की मिल की शुरुआत की थी। यस, आइए बच्चों इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है, यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना भी है। अब चलिए स्क्रीन पर देखिए, मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1851 को कावस जी डावर ने शुरू की। चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा, 11 जुलाई 1851 को यस पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1851 को कावस जी डावर ने शुरू की। तो बच्चों याद कीजिए, यस आपको मुझे लगता है याद आ गया होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1851 को कावस जी डावर ने शुरू की, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए स्क्रीन पर और एक कथन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है, यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। यस बच्चों, 18 जनवरी 1928 को मुंबई में 2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। याद कीजिए बच्चों, 18 जनवरी 1928। तो सोचिए कि क्या ये कथन सत्य है। आप याद कीजिए, हम आपको पॉइंटर की मदद से पॉइंट आउट करते हैं। यस, यहाँ दिया हुआ है 18 जनवरी 1928। याद कीजिए 18 जनवरी 1928, क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, तो बच्चों अपना उत्तर मिलाइए। यस, तो ये कथन असत्य है। 18 जनवरी 1928 नहीं, 18 जनवरी 1982। राइट, तो ध्यान रखिए जो सही उत्तर है, जिस तरह से आपको सही करके लिखना है, 18 जनवरी 1982 है, 1982। 18 जनवरी 1982 को मुंबई में 2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। तो यस बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपने
इस पार्ट को समझ लिया है। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, और बच्चों यस अगर आपको बच्चों कहीं कोई समझ में नहीं आया है तो बच्चों आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं यस बच्चों। और बच्चों तो खूब मेहनत करते रहिए आप यस बच्चों, और सुरक्षित रहिए। तो ओके बच्चों।